नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कांग्रेस का पलटवार, भाजपा के 10 सवालों पर दागे 10 सवाल। जी हां दोस्तों, राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले डोनेशन को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से 10 सवाल पूछे थे, जिसके बाद कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए भाजपा के सवालों का जवाब न देते हुए 10 सवाल दाग दिए। साथ ही भाजपा और आरएसएस को मिलने वाली विदेशी फंडिंग पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस भाजपा से चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों को लेकर भी सवाल पूछा है। इससे पहले शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गांधी परिवार पर जोरदार हमला बोला था और पूछा था कि चीन की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों दिया गया। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएनबी बैंक घोटाला के आरोपी मेहुल चोकसी से राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा क्यों लिया गया और मेहुल चोकसी को लोन देने में मदद क्यों की गई। अब नड्डा के इन्हीं 10 सवालों पर कांग्रेस ने बीजेपी सवाल दागे हैं। कांग्रेस की ओर से पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप भी लगाया कि चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर मोदी सरकार की विफलता से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा रोजाना कांग्रेस पर आरोप मढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दुखद है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा राष्ट्रीय सुरक्षा और भूभागीय अखंडता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के प्रयासों में अपनी विफलता के चलते अपना राजनीतिक संतुलन खो बैठे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी से पूछे ये 10 सवाल। पहला, बीजेपी और चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच कौन से ऐतिहासिक रिश्ते हैं। 30 जनवरी 2007 को बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने सीसीपी के प्रतिनिधिमंडल के दौरे के समय ऐसा कहा था। इसके बाद राजनाथ सिंह ने 17 अक्टूबर 2008 को सीसीपी के पोलित ब्यूरो के सदस्यों के साथ मीटिंग में इसको दोहराया था। दूसरा, चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बुलावे पर जनवरी 2009 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीन क्यों गया था। राजनीति पार्टी नहीं होने के बावजूद आरएसएस को चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने क्यों बुलाया। उस समय आरएसएस की चीन के साथ हमारे संवेदनशील अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत पर क्या चर्चा हुई। तीसरा, चीन की सत्तारूढ़ सीसीपी के बुलावे पर 19 जनवरी 2011 को तत्कालीन भाजपा के अध्यक्ष नितिन गडकरी 5 दिवसीय दौरे पर चीन क्यों गए थे। चौथा, नवंबर 2014 में सीसीपी के द पार्टी स्कूल में एक सप्ताह की लंबी स्टडी के लिए तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विधायकों और सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल चीन क्यों भेजा था। पांचवा, नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान 4 बार और प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 बार चीन का दौरा क्यों किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारत में चीनी प्रधानमंत्री की 3 बार आवभगत की। क्या नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे पीएम नहीं हैं जिसने 6 साल में चीन के प्रधानमंत्री से 18 बार मुलाकात की। क्या पीएम मोदी की झूला डिप्लोमेसी काम आई। छठा, जिस तरह राजीव गांधी फाउंडेशन ने किया, क्या बीजेपी उसी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सभी डोनर की सूची और विदेशों से मिले पैसे के स्रोत की जानकारी सार्वजनिक करने को कह सकती है। सातवां, जिस तरह राजीव गांधी फाउंडेशन ने किया, क्या बीजेपी उसी तरह विवेकानंद फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन को सभी डोनर की सूची सार्वजनिक करने के लिए कह सकती है। आठवां, क्या बीजेपी उन डोनर के नामों को सार्वजनिक कर सकती है जिससे उसने चुनावी बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए लिए। नौवां, क्या ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी को मिलने वाली फंडिंग, कुल पैसा और डोनर के नाम का बीजेपी खुलासा कर सकती है। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी चाइना एंड हांगकांग से कब और कितना पैसा लिया। राजकुमार नारायण दास उर्फ राजू सबनानी का ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी से क्या कनेक्शन है। और 10वां, क्या बीजेपी और आरएसएस से इंटरनेशनल फाउंडेशन, फंड, कंपनी और संस्थाओं से फंड लिया है। अगर हाँ, तो पिछले 6 साल में बीजेपी और आरएसएस को कितनी इंटरनेशनल फंडिंग मिली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि वह पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ 29 जून को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों के सम्मान में 26 जून को कांग्रेस ने शहीदों को सलाम दिवस के रूप में मनाया और इसमें लोगों का समर्थन मिला। अब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ 29 जून को दिन में 11 से 12 बजे के बीच देश भर में जिला मुख्यालय पर धरना देगी। उन्होंने कहा कि धरना की समाप्ति के बाद कांग्रेस के नेता संबंधित जिलाधिकारी अथवा उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मन की बात पर राहुल गांधी का तंज, कब होगी राष्ट्र रक्षा और सुरक्षा की बात। जी हां दोस्तों,
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात पर तंज कसा है। एक ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि राष्ट्र रक्षा और सुरक्षा की बात कब होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश की जनता को संबोधित किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले चीन मुद्दे पर भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा था। उन्होंने कहा था कि देश के लोग प्रधानमंत्री से सच सुनना चाहते हैं। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी हैं। बता दें, राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन से हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार जवाब मांगे जाने के बाद शनिवार को उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पर सवाल खड़ा किया। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के पास कोरोना से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कोरोना वायरस देश के नए हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार के पास इससे निपटने का कोई प्लान नहीं है। प्रधानमंत्री खामोश हैं। उन्होंने महामारी के सामने आत्मसमर्पण और इससे निपटने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के मसले पर मोदी सरकार पर ऐसे समय निशाना साधा जब देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी 5 लाख से ज्यादा हो चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका ने रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा, कहा लोगों की नौकरी जा रही, कट रही सैलरी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे पर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान को लेकर शनिवार को प्रियंका गांधी ने कहा कि कल यूपी में रोजगार के एक इवेंट की खूब ढोल पीटकर शुरुआत हुई। इस इवेंट में रोजगार की जिन भी श्रेणियों की बात की गई, उनकी ज्यादातर हालत पतली है। कांग्रेस नेता ने फेसबुक पोस्ट कर कहा, स्वरोजगार वाले लोग सरकार से सीधे आर्थिक मदद के अभाव में जबरदस्त संकट में हैं। छोटे और मझोले क्षेत्र के उद्योगों की हालत तो इतनी पतली है कि एक अनुमान के अनुसार 62% MSME नौकरियों में कटौती और 78% तनख्वाहों में कटौती करेंगे। यूपी में देखें तो चिकन उद्योग, वुडवर्क, पीतल उद्योग, पावर लूम सेक्टर और दरी उद्योग की हालत पतली है। बुंदेलखंड का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि अभी हाल ही में बुंदेलखंड में बाहर से आए प्रवासी मजदूरों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं हमारे सामने हैं। कानपुर में आर्थिक तंगी व रोजगार न होने की वजह से आत्महत्या की दुखद घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में यूपी सरकार क्या ढकने का प्रयास कर रही है। प्रियंका गांधी ने सरकार से सवाल किया कि क्या केवल प्रचार से रोजगार मिलेगा। प्रियंका गांधी ने पूछा कि इन रोजगारों के ठोस आंकड़े सरकार के किस पोर्टल पर मौजूद हैं। लास्ट टाइम विधानसभा में रखे गए आंकड़ों के अनुसार यूपी में एक साल के अंदर लगभग 12 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार बढ़ गए थे। आखिर सच्चाई क्या है। इसके अलावा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बनारस में सिल्क कारोबार पर संकट के मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा, 1.25 करोड़ रोजगार का सच। बनारस में लगभग 2000 करोड़ रुपए का सिल्क का कारोबार है। कोरोना संकट के पहले से ही कराह रहे सिल्क उद्योग में 1 लाख अकुशल मजदूरों की छटनी हो चुकी है। वेतन में 10% से लेकर 50% तक की कटौती की गई है। सिल्क कारोबारियों का कहना है कि उनके पास मजदूरों की कमी नहीं पर ऑर्डर ही नहीं। प्रियंका गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि भदोही के कालीन उद्योग में निर्यात ऑर्डर 0 पर हैं। यहां से लगभग 1200 करोड़ रुपए का कालीन निर्यात होता था और 99% माल विदेश जाता है। यहाँ कुशल बुनकर के अलावा 2 लाख अकुशल मजदूर काम करते थे, मगर अब बताया जा रहा है कि मात्र 25 से 30 हजार की काम कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी आगरा की 2 बड़ी जूता मंडी, बिजली घर व हींग मंडी में सन्नाटा है। अकेले आगरा में 3 लाख जूते के दस्तकार घरों में बैठे हैं, कोई काम नहीं है। पर्यटन उद्योग का भी यही दास्तां है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महामारी के बीच काम पर लौटने के लिए मजबूर यूपी के प्रवासी मजदूरों ने कहा, भूख से अच्छा तो कोरोना। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस महामारी तेजी से फैल रही है और आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ गई हैं। इसे देखते हुए सरकार ने पिछले दिनों अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए आर्थिक गतिविधियों को सशर्त अनुमति दी है। इसके बाद से अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों ने एक बार फिर महानगरों का रुख करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दौरान अपने गाँव वापस आए थे। इनमें से कई लोगों ने फिर से काम पर लौटने का फैसला किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार को बदलने के लिए चुनावी रण में कूदे यशवंत सिन्हा, नीतीश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव के पारा चढ़ने लगा है। पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने शनिवार को बिहार से नीतीश कुमार की सरकार को खाड़ फेंकने के लिए एक नए राजनीतिक विकल्प का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनका फ्रंट बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। उन्होंने खुद के भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए। जेडीयू नेता और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के युवाओं को जोड़ने के लिए बात
बिहार की नाम से एक अभियान शुरू किया था। इसके बाद बिहार के लिए एक स्वघोषित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार को बदलने की मुहिम चला रही हैं। ऐसे में अनुभवी सिन्हा का बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोकना राज्य की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ लेकर आएगा। सिन्हा ने कहा कि बिहार की लड़ाई में यह एक अहम मोड़ है। यशवंत सिन्हा ने पटना में बदलो बिहार बेहतर बिहार बनाओ नाम के अभियान की शुरुआत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि प्रदेश की बेहाल स्थिति को देखते हुए वे तीसरे मोर्चे का गठन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मोर्चा प्रदेश में एनडीए और महागठबंधन का विकल्प बनेगा। हालांकि उन्होंने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया कि इस मोर्चे में कौन कौन शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम आने वाले चुनाव में मिलकर लड़ेंगे। प्रदेश की हालत को बदलने व बेहतर बनाने में सरकार की भूमिका होती है। वर्तमान बदहाली के लिए सरकार जिम्मेदार है और हम मिलकर इसे हटाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए 15 वर्ष का कार्यकाल किसी भी सरकार के लिए काफी होता है। पूर्व सांसद देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक नागमणि, बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी, पूर्व सांसद और दलित नेता पूर्णमासी राम, जनता दल के संस्थापक अशफाक रहमान, अनिल कुमार, लोजपा अध्यक्ष सत्यानंद शर्मा, पूर्व विधायक सिद्धनाथ राय सहित बिहार के कई प्रमुख नेता इस मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। सिन्हा आम चुनाव से पहले भी देश में नए मोर्चे के गठन की कोशिश कर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सरकार अब तक जनहित की एक भी योजना सामने नहीं ला सकी, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने अब तक मजदूरों के दर्द को इवेंट बनाने और विकास का काम तमाम करने का ही काम किया है। राजधानी में जो विश्व स्तरीय निर्माण होने थे उनमें भी बाधा डाली जा रही है। राजनीतिक बदले की भावना के तहत भाजपा सरकार समाजवादी सरकार के कामों पर पर्दा डालने की साजिश करती आई है। भाजपा की राज्य सरकार सत्ता में चौथा वर्ष चल रहा है। इस अवधि में वह जनहित की एक भी योजना सामने नहीं ला सकी है। जनता को केवल बहकाने का काम सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। अखिलेश ने IPN से बातचीत में कहा कि गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, बहराइच, संत कबीर नगर एवं जालौन के मजदूर बता रहे हैं कि उन्हें रोजगार नहीं मिला है। सरकार ने सिर्फ कागजों पर ही रोजगार दिया है। मजदूरों की मुसीबतों को भाजपा सरकार अपने राजनीतिक हित साधन में प्रयोग कर रही है। मनरेगा में जनता को नाम मात्र के अस्थायी रोजगार का दिलासा देने की जगह भाजपा बताए कि तथाकथित इन्वेस्टमेंट मीट्स और डिफेंस एक्सपो के बाद हुए कितने करार सच में बैंकों के सहयोग से जमीन पर उतरे हैं और उनसे कितनों को रोजगार मिला है। अखिलेश ने कहा कि जनता को समर्पित और समाजवादी सरकार द्वारा निर्मित विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस देश का अत्याधुनिक सेंटर लखनऊ का JP सेंटर भाजपा की कुदृष्टि का शिकार है। 812 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन बेजोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर को मुख्यमंत्री जी ने 130 करोड़ रुपए न देकर खंडहर बना दिया है। भाजपा का काम राजनीतिक द्वेषवश समाजवादी सरकार के अच्छे कामों को बिगाड़ना है, क्योंकि वह खुद तो जनहित में कोई उल्लेखनीय योजना या स्तरीय भवन नहीं बना सकी है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियां किसानों के लिए काल बन गई है। उत्तर प्रदेश भर में गेहूं खरीद के लटके बकाये से किसान बेहाल है। झांसी मंडल में 89 करोड़ रुपए का बकाया है। महंगे डीजल से बढ़ी परेशानी, बिगड़ा किसानी का बजट, घरेलू उपयोग की चीजों पर भी असर, परिवहन की महंगाई मुसीबत बनेगी। मक्का की फसल बर्बाद हो गई। गन्ना का 17,000 करोड़ बकाया का भुगतान नहीं मिला। फल सब्जी खेतों में सड़ गई। 4 माह में आंधी तूफान, ओलावृष्टि और बिजली गिरने से सैकड़ों किसानों की दुखद मौत पर भी भाजपा सरकार ने पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया। सपा प्रमुख ने कहा कि जनता की बेहाली पर, अर्थव्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर, नौजवानों में बढ़ती हताशा पर केंद्र राज्य की भाजपा सरकारें ध्यान देने के बजाय अव्यवहारिक और अवास्तविक अभियान चलाकर अपनी विफलता को छुपाना चाहती है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बस एक दूसरे की प्रशंसा करके खुश हो रहे हैं। उनके अच्छे दिन चल रहे हैं, जबकि जनता दुखी, हताश एवं निराश है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टिड्डी दल ने फसलों को किया नष्ट, राज्य और किसानों की मदद करे मोदी सरकार, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में टिड्डी दल ने आतंक मचाया है। कई शहरों में टिड्डियों ने फसलों को नष्ट कर दिया है। फिलहाल दिल्ली से सटे गुरुग्राम में टिड्डियों का दल मंडरा रहा है। दिल्ली में भी इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार टिड्डी दल से निपटने में राज्य और किसानों की मदद करे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि टिड्डियों ने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में फसलों को नष्ट कर दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार संकट के समय में इन राज्यों और किसानों की मदद करें। बता दें कि टिड्डियों का बड़ा दल हरियाणा के पलवल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसकी एक छोटी सी टुकड़ी जशोला और भाटी की तरफ घूम गई है। वहां वन विभाग का पूरा क्षेत्र है। इसे देखते हुए उन इलाकों में ढोल, ड्रम और डीजे बजाने के निर्देश दिए गए हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे टिड्डी भागते हैं। दिल्ली में टिड्डी के खतरे को देखते
देखते हुए केजरीवाल सरकार ने भी कमर कस ली है। दिल्ली के साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट जिले के डीएम को हाई अलर्ट रहने को कहा गया है और उन्हें तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार इस मामले में एडवाइजरी भी जारी करेगी। साथ ही दबाव का रुख साउथ दिल्ली की तरफ ज्यादा है। अगर हवा का रुख बदलता है तो दिल्ली की तरफ टिड्डियों का आना हो सकता है, इसलिए हर पहलू को मॉनिटर किया जा रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।